सब जो ठीक ठाक छी ना। आशा करे छी अहाँ सब ठीक ठाक है और भगवान अहाँ सबके ऊपर कृपा बनाकर रख लेते। सभी को राम राम। आइए अब जन्म कुंडली के ऊपर जो बचे हुए भावों के बारे में है कि वो हमें किस किस भावों से संबंधित रखते हैं और किस किस भावों के बारे में भावों से क्या क्या बतलाते हैं उसके बारे में जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जन्म कुंडली की जानकारी में एक कदम और आगे, अभी तक आपको 7 भावों के बारे में बता दिया है। अब उसके आगे के अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भावों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अष्टम भाव हमारा ये आयु, अष्टम भाव हमारा ये आयु भाव कहलाता है और मृत्यु भाव भी इसे बहुत लोग कहते हैं। बात एक ही है कि कितना आयु होगा तो उसके बाद तो मृत्यु ही होता है ना, इसीलिए आयु भाव। और ये इससे हम आयु, मृत्यु, अचानक धन प्राप्ति, रिसर्च में रिसर्च और रिसर्च के अंतर्गत अकल्ट नॉलेज मतलब कुछ ऐसी गुप्त विद्याओं की जानकारी से भी संबंधित रहता है जिसके बारे में हम इसके थ्रू प्राप्त करने का संकेत हमें मिलता है, इसलिए अकल्ट नॉलेज। अचानक धन प्राप्ति का मतलब होता है जिसे हम बिना कर्म के अगर कमाए हो, माने बिना काम किए अगर हम कमाए हैं तो वो अचानक धन प्राप्ति होता है। जैसे लॉटरी होता है, गड़ा हुआ धन होता है, हमारा पीएफ का अमाउंट होता है, इंश्योरेंस का अमाउंट होता है। लेकिन इसके साथ एक किंतु परंतु भी रहता है कि जब भी वो आता है तो वो किसी ना किसी चीज का नाश किया हुआ रहता है या किसी न किसी को छीनने के बाद आता है। जैसे अगर पीएफ मिलेगा तो नौकरी जाएगी, इंश्योरेंस मिलेगा तो जीवन या कुछ ऐसा खतरा रहेगा जिसके जाने के बाद ही हमको मिलता है। दूसरा, मेरा डिमोशन होने का चांस भी इसी से पता चलता है। तो इन सब चीजों को हम 8वें भाव से देखते हैं। अब 9वां भाव, इसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं और धर्म भाव भी कहते हैं। इससे हम भाग्योदय, अपना तप, धर्म, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, मानसिक वृत्ति माने मेरी सोचने समझने की शक्ति, राज्य भोग, राज्य भोग मतलब कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसमें बाकी लोगों के हिसाब से हमको सुख प्राप्त होता है कि नहीं, राज्य भोग उसे कहते हैं। पोते पोतियां, प्रसिद्धि या ख्याति, इन सब चीजों का भी बोध हमें इसी से ही होता है, 9वें भाव से। ये क्योंकि धर्म भाव और भाग्य भाव ये सब चीज मेरे आने वाले समय को निर्धारित करने में हमारे सहायक होते हैं। अब आइए 10वां भाव, इसे हम कर्म भाव कहते हैं। इससे हमें हमारे पद, नौकरी, नौकरी मतलब व्यवसाय या जीविका, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। मतलब उसको दूसरे भाषा में जीवन निर्वाह करने के लिए जो कार्य हम कर रहे हो, वही नौकरी, बिजनेस या प्रोफेशन। वो हमारी श्रद्धा, हमारा श्रद्धा किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर नहीं होगा, ये सब। आदर, हम किसे आदर देंगे और हमें किससे आदर मिल सकता है। ज्ञान, पिता का भी भाव है, पिता से हमारा संबंध कैसा होगा और हमारा पिता के साथ संबंध कैसा होगा, ये हमारे जीवन का प्रकार कैसा होगा, माने हम अपने कर्म के अनुसार अपने जीवन को किस हिसाब से ढाल रहे होंगे, उसका है। कृषि, अगर हमको जमीन से जुड़ के अगर कोई काम करना होगा तो वो भी हमें यही बताएगा, या हम बिना जमीन से जुड़े अगर काम करेंगे तो वो भी हमें यही बताएगा, इसीलिए इसे कहते हैं कृषि, माने जमीन से जुड़ा हुआ। इन सब चीजों का विचार हम इसी 10वें भाव से करते हैं। अब आइए 11वां भाव, इसे हम आय भाव भी कहते हैं। आय भाव मतलब कमाई, धन नहीं है ये, आय। आय करेंगे तब मेरा धन में आएगा, माने हम यहाँ से कमाएंगे तो वो हमको धन भाव में जाके संचित धन दिखेगा, यहाँ से कमाए तब तो इससे हमको हमारे हमको लाभ किससे मिलेगा, हमको आमदनी किससे मिलेगी, आमदनी का प्रकार क्या हो सकता है, बड़े भाई का सुख,
बड़े भाइयों से की कितनी संख्या होगी, बड़े भाई से हमारा कैसा संबंध होगा, या बड़े भाइयों का संबंध हमसे कैसा होगा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस माने लाभ या हानि का, और जीवन निर्वाह के लिए हम किस तरह का कर्म करने वाले हैं, या जीवन निर्वाह के लिए हम किस स्रोत को अपनाएंगे, ये भी हमको इसी 11वां भाव से पता चलता है। वो तो कर्म में था कि हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए हम क्या काम करेंगे, लेकिन ये हमें बताएगा कि हम जीवन निर्वाह करने के लिए किन स्रोतों को अपनाकर वो कार्य करेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा शब्द का हेर फेर है, लेकिन वही है कि शरीर में इतने सारे अंग हैं, सबका जगह एक है, लेकिन उस जगह के अंदर में ना बहुत सारे काम होते हैं, सबका अलग अलग पार्ट हो जाता है। उसी तरह ये भी है। अब आइए 12वां भाव, इसे हम व्यय भाव या मोक्ष भाव भी कहते हैं। इससे हमारे हमारे खर्च की प्रवृत्ति या खर्च, हमारा घाटा, खर्च होगा तो एक तरह से घाटा भी आप मान सकते हैं उसको। खर्च की प्रवृत्ति, खर्च, घाटा, दिवाला, अगर ज्यादा खर्च कर देंगे या जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो मेरा दिवाला भी निकल सकता है। व्यसन, हमारी बुरी आदतें, शत्रु का क्या बोलते हैं, शत्रु का विरोध, मतलब हम इसको कैसे बोले, मैंने अगर हम कोई काम कर रहे हो या हम कहीं खर्च कर रहे हो तो उसमें मेरा शत्रु का विरोध हमारे सामने आ सकता है, मेरे विरोधी पक्ष भी खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें शत्रु का विरोध भी हो सकता है जो हमको उस तरह का खर्च न करने देता हो, इसीलिए शत्रु का विरोध भी इसमें शामिल है। आंखों की पीड़ा, नेत्र पीड़ा माने आंखों से रिलेटेड भी ये है, ये पार्ट। 12वां भाव, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा एक्सपेंस माने फालतू खर्च भी हम कर सकते हैं, और करेंगे तो किस मद में खर्च करेंगे, वो उससे हमको कोई इनकम नहीं होना, व्यय से ये मतलब है, एक्सपेंस से मतलब है, इसीलिए ऐसा होता है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब जीवन त्यागना का नहीं होता है, मोक्ष का मतलब होता है संतुष्टि। इस भाव से हमको अपने जीवन से, अपने जीवन के द्वारा जो हमको संतुष्टि प्राप्त हो सकती है वो हमें प्राप्त होगी या नहीं, या अपने कर्मों से द्वारा हमें अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त होगी या नहीं, ये भी हम इसी भाव से जानते हैं। सैया सुख, बेड क्या बोलते हैं, बिस्तर का सुख, आनंद माने कि पत्नी या स्त्री के साथ जो सैया सुख होता है वो मृत्यु के बाद हमारा क्या होने वाला है, हम दोबारा जन्म लेंगे नहीं लेंगे, या किस योनि में जा सकते हैं, इंसान के रूप को छोड़ के किसी जानवर में जाएं, या कुछ भी क्या होने वाला है, या सीधे परलोक ईश्वर के पास चल जाएं, दोबारा जन्म नहीं हो, ये सब का भी हमको ज्ञान इसी भाव से प्राप्त होता है। तो आज हमने 12 भावों की जानकारियों को खत्म किया कि अगर आपको कभी कोई कुछ बोल रहा हो, कोई भी ज्योतिष या विश्लेषक, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके किस भाव से जुड़कर आपको ये चीज बता रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 9 ग्रह हैं, अगर एक ग्रह अगर एक्टिव हो रहा है तो बाकी 8 ग्रह बैठे नहीं रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव दिखा ही रहे होते हैं। हो सकता है कोई उसको प्रबल कर रहा हो, कोई उसको उसका बल छीन करके उसका प्रभाव को कम भी कर रहा हो, इसीलिए इसको देखने के लिए, माने इसको बोलते हैं कंजंक्शन या संयोग, बहुत हो सकते हैं, इसीलिए इन सबों को ध्यान में रखते हुए भी ही किसी को कुछ बताएं तो वो ज्यादा उचित होगा। एक तरफा देख के नहीं, हाँ एक तरफा आप देख के सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा होने वाला है या ये होगा। तो आज बस इतना ही, फिर आगे हम बताते हैं आपको
कि आने वाले समय में प्रत्येक भाव में कौन सी राशियों का क्या परिणाम मिलने वाला है। अभी तो आपको सिर्फ प्रत्येक भाव के बारे में ये किस किस चीज से रिलेटेड है, अब आने वाले समय में आपको ये बताएंगे कि किस भाव में कौन सी राशि होगी तो उसका प्रभाव हम पर कैसा पड़ता है। अगर आज तक की मैंने 1 से लेकर 12 भावों की जानकारी आपको सही लगी और आपकी कुछ अधूरी जानकारियों में अगर ये अच्छी रही होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको जो भी कुछ अधूरा छूटा हुआ होगा वो इससे आगे बढ़ते हुए मिलता जाएगा और जुड़ता जाएगा और आप एक खुद में ही एक ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी जन्म कुंडली विशेषज्ञ का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसे पूरी तरह समझ लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक एंगल भी अगर आप पकड़ के चलेंगे तो कम से कम इतना है कि आप 40% तो क्लियर हो ही जाइएगा। बाद बाकी ईश्वर की कृपा और आपके कुंडली में अगर ऐसा कुछ योग है कि आप ज्योतिष विद्या को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं तो ईश्वर तो पहले ही आप पे कृपा बना के रखा है। बस कोशिश करते रहें, कर्म करते रहें और बढ़ते रहें। सभी को राम राम, आपके अपने ही चैनल पर। नमस्कार।